हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक है। आपने लास्ट वीडियो का रिस्पांस नहीं किया है, तो जब तक आप रिस्पांस नहीं करते तब तक मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है। तो अब अगली क्लास में मैं अब क्या करने वाला हूँ कि अब एक वेबएक्स पे या गूगल मीट पे आपकी एक क्लास लूँगा, जिसमें अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन सारे टॉपिक्स का वायरल बोलता हूँ वाइवा टेस्ट होगा। ठीक है, ओरल टेस्ट होगा, और फिर उसके बेसिस पर मैं जज करूँगा कि क्या चल रहा है क्लासेस में। ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ और आप बिल्कुल भी वीडियो को नहीं देख रहे हैं। तो कभी भी अब मैं अचानक से एक ओरल टेस्ट आपका लूँगा, उससे चीज़ें मेरे को इन्फॉर्म होगी, और वहाँ ये मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ कि उस क्लास में जिसका अटेंडेंस नहीं होगा वो सही नहीं होगा। ठीक है। उस क्लास में आपका अटेंडेंस होना ही चाहिए। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑलमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक के जितना भी हम पढ़ रहे हैं उससे। मतलब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आना रहता है आप लोगों के एग्जाम में किरचॉफ्स लॉ से। ठीक है। तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है, और इसने दो लॉ दिए थे, एक करंट से रिलेटेड और एक वोल्टेज से रिलेटेड। करंट क्या होता है तो हमने करंट पहले ही डिस्कस कर लिया है। करंट क्या होता है सबसे बेसिक क्लास में। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज एक एनर्जी है जिससे चार्जेस आपके मूव कर रहे होते हैं, और पर सेकंड जितने चार्जेस मूव कर रहे होते हैं उसको ही हम लोग करंट का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है। तो करंट और वोल्टेज का बेसिक डेफिनेशन हमने देख लिया है कि व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज वोल्टेज। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में आ रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर CSVT एग्जाम, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक करंट से रिलेटेड नियम, करंट से रिलेटेड नियम है इसलिए इसको किरचॉफ का करंट का नियम कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट इज KCL शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म ही ज़्यादा फेमस है। और दूसरा है KVL, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज से रिलेटेड नियम। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, आपका जैसा लिखा हुआ है KCL डिस्कस कर रहे हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है ये समझना पहले। एज इट इज स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट है आपका, तो ये स्टेटमेंट है आपका KCL का। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी नोड इज ऑलवेज जीरो। यहां पर चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, अल्जेब्रिक सम ऑल द करंट, एक या दो करंट नहीं, जितने की जितने करंट एट एनी नोड। अब आपको क्लियर होगा कि मैंने वो क्लास पहली क्यों लिया था जहां पर मैंने ये डिस्कस किया था व्हाट इज नोड। वो नोड क्या होता है? जहां पर दो या दो ब्रांचेस मीट करते हैं किसी पॉइंट पर, जहां पर टू ब्रांचेस मीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड कहते हैं। अब तो नोड मेरे ख्याल से क्लियर होगा नोड क्या होता है। ठीक है। द अल्जेब्रिक सम, अल्जेब्रिक सम मतलब बीज गणितीय योग, या नॉर्मल जो योग होता है जिसको हम बीजगणितीय प्लस माइनस है ना, ऑल द करंट एट एनी नोड इज ऑलवेज जीरो। मतलब किसी नोड मतलब किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी पॉइंट पर जो टोटल करंट होगा, जितना करंट उस समेशन, ये समेशन का साइन है, जितना करंट होगा है ना, जितना भी 1 2 3 n यहाँ पर नंबर ऑफ करंट को शो कर रहा है, वो किसी भी नोड पर वो टोटल करंट हमेशा क्या होगा? ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो। किसी पॉइंट पर या जो करंट होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है। इसको आप ऐसे समझे कि सपोज एक नोड बनाया मैंने, ये एक ब्रांच है आपका, ये एक ब्रांच है, ठीक है, और ये एक ब्रांच है। अब मैं यहाँ पर एलिमेंट नहीं लगा रहा हूँ, बस एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ। ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है। ठीक है। सपोज ऊपर एक ब्रांच है और नीचे एक ब्रांच है, इस पॉइंट पर ये चीज़ें मिल रही है। सपोज एक ब्रांच यहाँ कनेक्टेड है, तो समझना क्या कह रहा हूँ। सपोज क्या हो रहा है कि ये एक पॉइंट है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नोड का नाम दे रहे हैं। इस नोड पर कितने ब्रांचेस कनेक्ट हैं? ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5, 5 ब्रांच कनेक्टेड है। तो उसको जो नोड भी बोल सकते हैं, जंक्शन भी बोल सकते हैं। हमने क्या बोल रहा है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी नोड ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ब्रांच है, इस ब्रांच से एक करंट इस पॉइंट पर आ रहा है, इनकमिंग है, अंदर की तरफ साइन है मतलब आ रहा है। सपोज इस ब्रांच से भी एक करंट है I2, ये भी इस पॉइंट पर एंटर कर रहा है। सपोज हो सकता है ये दोनों एंटर कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये इस पॉइंट से जा रहा है। ठीक है। सपोज ये वाला भी जा रहा है
फोर्थ पॉइंट, और सपोज ये वाला एज्यूम कर लेते हैं 5। अब आप जैसे बोलेंगे सर कैसे कोई आ रहा है कैसे कोई जा रहा है, इस पर हमको कंसर्न नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई नोड है तो उस पर जितना भी टोटल नंबर ऑफ करंट होगा, इन सारे करंट्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इन सारे करंट्स का जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो एक कन्वेंशन हम लेके चलते हैं, ठीक है, कि जो इनकमिंग करंट होता है, जो इनकमिंग करंट होता है आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो हम नेगेटिव लेके चलते हैं, और जो आउटगोइंग करंट होता है, जो उस पॉइंट से बाहर नहीं, आउटगोइंग मतलब उस पॉइंट से जो करंट बाहर की तरफ जा रहा होगा उसको हम आउटगोइंग करंट, उसको पॉजिटिव साइन ले रहे होते हैं। आप अगर चाहो तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव भी ले सकते हो, और अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव ले रहे हो तो ये पॉजिटिव, आपको जैसे लेना है। लेकिन जनरली हमको मेरा जो कन्वेंशन है और जो स्टैंडर्ड बुक का कन्वेंशन है, हम जनरली इनकमिंग को नेगेटिव लेते हैं, आउटगोइंग को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, तो एट एनी नोड, ये पॉइंट आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं इस केसीएल को, कि सपोज आपके घर का जो सॉकेट होता है, ठीक है, घर का जो सॉकेट होता है, तो घर के सॉकेट में सपोज 2 एम्पियर का करंट निकल आ रहा है आपका, तो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो भाई मैं ये बोल रहा हूं कि कहीं से 2 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है, तभी तो उससे जो जाएगा टोटल, चाहे 3 वायर कनेक्ट कर दो, जाएगा तो कितना ही, अगर 2 एम्पियर आ रहा है तो चारों से मिला के 2 एम्पियर ही जाएगा। सपोज अगर एक कहीं से 2 एम्पियर यहाँ इनपुट आ रहा है, तो अगर एक ही आउटपुट है तो यहाँ से भी 2 एम्पियर ही जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसको और एक्सप्लेन करूंगा मैं, अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। इसके को मेरे को बहुत अच्छे से डिस्कशन करना, इसी से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले स्टेटमेंट के बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि किसी करंट पर जो इनकमिंग करंट है, सपोज इनकमिंग करंट कौन सा है, इनकमिंग करंट है मेरा I1 आ रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। I2 भी इनकमिंग है इस नोड पर, इसे I3 और I4 तो जा रहे हैं, और I5 भी इस पे आ रहा है। रही बात आउटगोइंग करंट की, तो आउटगोइंग करंट आपका यहाँ पर है क्या, एक I3 बाहर की तरफ जा रहा है और I4 बाहर की तरफ जा रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब इस केसीएल के स्टेटमेंट के बेसिस पर अगर हमको डिस्कस करना हो, केसीएल के स्टेटमेंट के बेसिस पर डिस्कस करना हो, ठीक है, तो हम स्टेटमेंट कैसा लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी नोड, किसी नोड पर अगर मेरे को केसीएल लिखना है, किसी नोड पर अगर केसीएल लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा, जो इनकमिंग करंट होगा उसको बोला सर आपने नेगेटिव से रिप्रेजेंट करो, तो I1 ये आ रहा था, इसको आ रहा था इसलिए माइनस से रिप्रेजेंट कर दिए। फिर I2 सर ये भी आ रहा है, इसके भी सामने नेगेटिव। I3 सर जा रहा है तो ये प्लस ऑफ I3 हो गया, ठीक है, प्लस ऑफ I3 हो गया। फिर I4 जा रहा है इसलिए प्लस I4 हो गया। I5 इनकमिंग है इसलिए I5 हो गया। और आपने बोला कि टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट सर 0 होता है, किसी भी नोड पर टोटल करंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये कहता है केसीएल, ये कहता है आपका केसीएल का रूल। अब समझना, यहाँ से एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया कंक्लूजन शो कर रहा होता है। सपोज मैं क्या करता हूँ, इस जो आपने केसीएल के स्टेटमेंट के बेसिस पर आपने इक्वेशन बनाया, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जितने नेगेटिव वाले हैं उनको एक साइड ले लेता हूँ, जितने पॉजिटिव वाले हैं उनको एक साइड ले लेता हूँ। तो I1 I2 नेगेटिव है, I5 नेगेटिव है। अगर मैं इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा, अगर उसको पक्षांतर कर दूंगा इधर, तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये I3 को कुछ नहीं किया, I3 एज इट इज प्लस के साथ है, और I4 को भी मैंने कुछ नहीं किया, ये भी प्लस के साथ है, ठीक है। I1 I2 को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो सपोज I1 इधर आके पॉजिटिव हो गया, I2 भी इधर आके पॉजिटिव हो गया, और I5 भी इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब समझना, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है। वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, I3 एंड I4 एक तरफ हो गए और सारे, मतलब आप ध्यान दोगे तो I3 और I4 क्या है आपके, I3 और I4 आपकी आउटगोइंग करंट है, ये हो गया आउटगोइंग करंट। और I1 I2 और I5 आपने ये रिप्रेजेंट किया, ये कौन से करंट है, इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट है। तो समझ में क्या आया, आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। या इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ भाई, इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, एक ही मतलब है,
ठीक है, एक ही मतलब है। अब ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है आप समझिएगा ध्यान से। मैं क्या बोल रहा, मैंने फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला सबसे पहला पॉइंट कि केसीएल क्या करता है, केसीएल ये कहता है कि किसी नोड पर टोटल करंट की वैल्यू हमेशा क्या हो गई भाई, 0 हो जाएगी। तो हमने एक नोड बना दिया, उस पर टोटल इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट को बताया, उसमें I1 I2 I5 इनकमिंग थे, I3 I4 आउटगोइंग था, उसको रिप्रेजेंट किया केसीएल की इक्वेशन के बेसिस पर। जैसे ही इसको इक्वेशन के बेसिस पर लिखा और जो नेगेटिव वाले करंट थे उसको एक साइड, जो पॉजिटिव वाले थे उनको एक साइड लिखा, तो एक कंक्लूजन निकल कर आया, वो ये आया कि I3 और I4 तो आउटगोइंग थे, I1 I2 I5 इनकमिंग थे। तो आउटगोइंग करंट इनकमिंग करंट के बराबर है, या इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर है। क्या कहता है इसका मतलब, ये कह रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी नोड पर, केसीएल का रूल ये कहता है कि किसी नोड पर जितनी करंट इनकमिंग होगी उतनी ही करंट आउटगोइंग होगी। मतलब सपोज 4 एम्पियर का अगर आपके पास इनकमिंग आ रहा है तो यहाँ से जो जा रहा होगा वो 4 एम्पियर जाएगा। या आप इसको ऐसे समझिए, जो आपको मैं यहाँ समझाना चाह रहा था कि अगर यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, अगर इसमें से 2 वायर निकले हैं, इन दोनों वायर का सम 3 एम्पियर होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ से 2 जा रहा होगा तो यहाँ से 1 जा रहा होगा, या यहाँ से 1.5 अगर जा रहा है तो यहाँ से भी 1.5 जाएगा। या आप ऐसे समझे, ये अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर इनकमिंग करंट ये 2 एम्पियर का आ रहा है और इस पॉइंट से एक इनकमिंग आपका 1 एम्पियर आ रहा है, तो कितना जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा, तो टोटल जितना आ रहा है उतना ही जाएगा। तो 2 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर, टोटल कितना आ रहा है 3 एम्पियर, तो जाएगा कितना यहाँ से 3 एम्पियर, जो आप सॉकेट के थ्रू भी समझते हैं, ठीक है ना, जो आपका सर्किट लगा होता है। तो किसी पॉइंट पर टोटल करंट हमेशा इस तरीके से, टोटल करंट इस पॉइंट पर हमेशा 0 होगा, या अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होगा, ये कहना ज़्यादा सही है। मतलब जितनी करंट वहाँ उस पॉइंट पर आ रही है उतनी ही करंट वहाँ से जारी होगी। यहाँ से एक छोटे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। न्यूमेरिकल कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा होगा, देखो न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसा आ रहा होगा, आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा केसीएल का। ये केसीएल इक्वेशन आपको समझ में आया, ठीक है। हाँ, केसीएल इक्वेशन कैसे दे सकता है, क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, सपोज ये पॉइंट है आपका, ठीक है, ये पॉइंट है सपोज आपका, और इस पॉइंट पर आपको क्या किया हुआ है, यहाँ पर दे दिया है कि इस वायर से 2 एम्पियर आ रहा है, इस वायर से 3 एम्पियर आ रहा है, इस वायर से 5 एम्पियर आ रहा है, और इस वायर से बाहर की तरफ जो निकल रहा है, इस वायर से बाहर की तरफ 8 एम्पियर निकल रहा है। तो आप मेरे को वैल्यू बताओ आई की, इस वायर से कितना बाहर निकल रहा होगा ये आपको बताना है। तो केस इसमें क्या है, आपको दिख गया भाई, आपको सॉल्यूशन बनाना है कि आई की वैल्यू क्या होगी केसीएल के रूल के हिसाब से। तो नोड दिख रहा है आपको कि जहां पर नोड दिख जाए और अलग अलग ब्रांचेस कनेक्टेड हैं तो हम क्या लगा देंगे, केसीएल लगा देंगे। अब देखो केसीएल किरचॉफ का करंट लॉ, करंट को ही तो बताता है, तो ये नोड है तो करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो इतना इनकमिंग है उसको एक साइड ले लेते हैं, जितना आउटगोइंग है उसको एक साइड ले लेते हैं, या केसीएल के रूल के हिसाब से जैसे इनकमिंग जो है उसको एक तरफ ले लो। तो 2 एम्पियर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसा भी सीक्वेंस में घूमना हो ऐसे घूम लेते हैं। सपोज यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो सपोज 2 एम्पियर आ रहा है क्या, आ रहा है, तो -2 लिख दिया। 5 एम्पियर इस नोड पर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो -5 लिख दिया। आई जो निकालना है, अब इसको निकालना है, लेकिन ये क्या बाहर की तरफ जा रहा है, तो +i लिख दिया आपने, ठीक है। 8 एम्पियर बाहर की तरफ जा रहा है, +8 लिख दिया आपने। -3 हो जाएगा क्योंकि आ रहा है। और टोटल करंट एट एनी नोड केसीएल की इक्वेशन के हिसाब से कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब मेरे को निकालना क्या है, आई निकालना है, तो जिसको रखना है उसको एक तरफ रख लेते हैं, ठीक है ना, जिसको रखना है, जिसको निकालना है उसको एक तरफ रख लेते हैं, आई निकालना है इसको एक तरफ रख लेते हैं, बराबर बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर आप ट्रांसफर करोगे तो -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5, 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, -8, +8 उधर जाके -8, और -3 किधर जाके कितना हो जाएगा, +3। तो अगर आप सॉल्व करें तो 5 और 2 7 हो गया, 7 और 3 कितना हो गया, 10 में से 8 गया क्या, 10 में से 8 गया, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, क्योंकि करंट यूनिट क्या होता है, एम्पियर, इसलिए यहाँ पर सब में ए लिखा था, आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर। मतलब ये है कि इस पॉइंट पर अगर यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा था, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा था, यहाँ से कितना जाएगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि भाई हो क्या रहा है कि 5 3 8 और 2 10 इनकमिंग है ना, 5 3 8 और 2 क्या है, इनकमिंग है। तो अगर 10 इनकमिंग है, 10 करंट इनकमिंग है, तो आउटगोइंग कितना होगा, आउटगोइंग तो इनकमिंग के बराबर होता है, तो वो भी 10 होना चाहिए। तो 8 आउटगोइंग था, तो जो बच गया कितना, 2 बच गया, तो 2 एम्पियर आउटगोइंग था। बिना सॉल्व किए ही भी निकाल सकते थे आप,
ठीक है, 2 एम्पियर। बात आ रही समझ में? तो मेरे ख्याल से केसीएल इक्वेशन आपको समझ में क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज केसीएल इक्वेशन। ठीक है, केसीएल इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा। एक स्टेटमेंट रहता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि केसीएल इक्वेशन जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप तो एक चीज समझ रहे हैं भाई, केसीएल सी स्टैंड फॉर व्हाट, करंट के लिए स्टैंड करता है। सी स्टैंड्स फॉर करंट। और आपने देखा था कि करंट डेफिनेशन जब मैं बेसिक क्लास ले रहा था तो मैंने बताया था कि करंट हमने कैसे डिस्कस किया था, चार्ज के बेसिस पर। ये चार्ज अट्रैक्ट होते हैं तो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज के फ्लो के हिसाब से ही हम लोग उसको करंट डिफाइन करते हैं। तो याद रखेंगे कि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछता है कि केसीएल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखेंगे केसीएल रिप्रेजेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। रटने की जरूरत नहीं है ना, रटने की जरूरत नहीं है। C स्टैंड्स फॉर करंट और C स्टैंड्स फॉर चार्ज, क्योंकि करंट आया कहां से, चार्ज से करंट आया। केसीएल हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, केसीएल हमेशा रिप्रेजेंट करता है क्या, केसीएल ऑलवेज रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब थ्योरी की बात आएगी, केसीएल बताने की बारी आएगी, तो आप केसीएल हेडिंग डालेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, फिर आप लिखेंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी नोड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये पहला स्टेटमेंट हुआ। और जब हम इसको सबको सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट निकल के क्या आता है कि भाई किसी भी नोड पर जो टोटल करंट होगा, सॉरी जो इनकमिंग करंट होगा वो हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, जो हमने बराबर में लिख दिया इसको लिखेंगे। यहां से कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है कि किसी नोड पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। या इसको हम पढ़ते थे हिंदी मीडियम वाला, जैसा आप लोग हो तो 10th क्लास में रहता है ये, तो किसी पॉइंट पर या किसी नोड पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। और आप इसको समझते भी हैं कि जितना उस पे आएगा उतना ही वहां से जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्या, केसीएल इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा यहाँ तक। इसको एज इट इज जैसा मैंने डिस्कस किया है समझते समझते उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका केसीएल इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्या, अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं आपके केवीएल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो सेकंड इज केवीएल इक्वेशन। केवीएल इक्वेशन किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ ने वोल्टेज का जो नियम दिया था, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। क्लियर है? तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या डिस्कस करता है, इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, देखो तो दिख रहा होगा स्टेटमेंट आपको। केवीएल का इक्वेशन, जैसे करंट हमेशा 0 होता है किसी नोड पर, किसी पॉइंट पर ही। भाई करंट कहाँ, किसी पॉइंट पर आएगा। ठीक है, वैसे ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ की डिस्कस कर रहे हैं। तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज मतलब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के वोल्टेज के अनुसार क्या है, इन एनी क्लोज्ड सर्किट, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, किसी भी बंद परिपथ में, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। किसी भी क्लोज सर्किट में क्या होगा कि जो टोटल वोल्टेज होगा है ना, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जो टोटल वोल्टेज होगा वो हमेशा 0 होगा। कहने का क्या मतलब है कि आप एक सर्किट लगा रहे हैं, सपोज आपने एक बैटरी लगाया है ना, आप इसको ऐसे समझे कि टोटल वोल्टेज 0 कैसे होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई, तो आप इसको समझें। सपोज आपने एक बैटरी लगाया, मैं बोल रहा हूँ कि 10 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई। अब इस 10 वोल्ट की बैटरी से आप क्या कर रहे हो, आपने एक बल्ब लगाया, यहां पर सपोज एक बल्ब लगाया, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि आपने यहां एक बल्ब लगाया, यहां एक बल्ब लगाया, तो ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है। तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि अगर आप 10 वोल्ट की बैटरी दे रहे हो तो जो टोटल वोल्टेज होगा, मतलब अगर आपने एनर्जी 10 वोल्ट की दे दी है इनपुट, अगर आप एनर्जी 10 वोल्ट की एनर्जी दे रहे हो, ये 10 वोल्ट की एनर्जी उस हिसाब से हो सकता है कि इसमें 5 वोल्ट, अगर दोनों सेम रेजिस्टेंस के होंगे तो 5 वोल्ट इसमें चला जाएगा, 5 वोल्ट इसमें चला जाएगा। अगर अलग अलग रेजिस्टेंस होगा इन बल्ब्स का तो हो सकता है कि इसमें 6 वोल्ट चला जाए, इसमें 4 वोल्ट चला जाए, मतलब 5 और 5 10, 6 और 4 10। मतलब मैं कह रहा हूं कि जितनी एनर्जी आपने देखा था ना, वोल्टेज को हमने क्या बोला था, एनर्जी बोला था, तो जितना एनर्जी आप यहां से देंगे उतना ही एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा। तो अगर 10 आप दे रहे हैं तो 5 ये अगर रख लेता है, 5 ये अगर ये रख लेता है तो 10, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, तो 10 में से 5 इसने खपत कर लिया, 5 इसने खपत कर लिया, तो टोटल अगर सर्किट में देखूं तो क्या हो गया, 0। कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो टोटल वोल्टेज जो होगा किसी सर्किट में वो हमेशा क्या निकल के आता है, वो हमेशा निकल के आता है 0 निकल के आता है। टोटल सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में जो अलजेब्रिक सम होगा ऑल द वोल्टेजेस या ऑल द ईएमएफ
ऑल द ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो सम होगा वो हमेशा ही जीरो आएगा। तो बल्ब का एक रेजिस्टेंस है, इसको आप ऐसे समझते हैं, है ना। आप ये तो समझाने के लिए था, आप ऐसा समझे कि एक सर्किट बनाया मैंने, ये सर्किट है मेरा, ठीक है, और इस सर्किट में सपोज मैंने यहाँ ले लिया रेजिस्टेंस R1 और यहाँ ले लिया रेजिस्टेंस, बल्ब था, बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होगा R2, ठीक है, उसका अपना प्रतिरोध होगा, अपोज करेगा जिस तरीके से, ये सर्किट होगा। अब आप एक चीज समझ लें, क्योंकि पहली बार सर्किट पढ़ रहे हैं, तो जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और जो छोटा टर्मिनल होता है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बैटरी है, इसको V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस आपका R1, ये रेजिस्टेंस आपका R2, ठीक है। हम केवीएल इक्वेशन लिखना है, सपोज इस इक्वेशन, जब भी केवीएल इक्वेशन लिखना होता है तो केवीएल इक्वेशन हमेशा मेश में लगाते हैं, आपने पढ़ा है, या लूप में लगाते हैं केवीएल इक्वेशन। और केसीएल कहाँ लगता है, केसीएल किसी पॉइंट पर, किसी नोड पर लग रहा होगा, और केवीएल इक्वेशन हमेशा मेश में लगेगा। मेश आप पढ़ चुके हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। मेश और लूप मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया था, इसलिए नोड और मेश के बारे में। तो ये एक लूप जैसा दिख रहा है, जब भी ऐसा सर्किट दिख जाएगा उस केस में हमेशा क्या लगा देंगे, केवीएल। अब ध्यान रखेंगे, बहुत अलग अलग तरीके से लग रहा होता है केवीएल। एक सर्किट है पूरी, इस सर्किट में क्या करें, सपोज मैं मान लेता हूँ कि कोई करंट फ्लो हो रहा होगा आई, तो केवीएल इक्वेशन जब भी लिखेंगे तो केवीएल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। किस तरीके से लिख रहे होंगे, हम हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। केवीएल इक्वेशन जब भी लिखेंगे हम हमेशा, अलग अलग मेथड का अलग अलग कन्वेंशन है, मैं कह रहा हूं कि हम हमेशा जब भी केवीएल इक्वेशन फॉलो करेंगे तो हम, बैटरी लगी होगी तो बैटरी में हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव जाएंगे। तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट आया, ऐसे करंट घूम के, ऐसे घूम रहा है करंट, तो करंट ऐसे घूम के आया, तो पहला हम जो लिखेंगे करंट आया इस तरीके से, और आने के बाद क्या किया, टच किया उसने नेगेटिव को टच किया, तो नेगेटिव को टच किया तो माइनस ऑफ V लिख देंगे, समझना। वहां पर क्या कर रहे थे, केसीएल में इनकमिंग को नेगेटिव और आउटगोइंग को पॉजिटिव से शो कर रहे थे। अब करंट ऐसा घूम के आएगा, घूम के आने के बाद उसने टच किया नेगेटिव को, तो माइनस ऑफ V हमने लिख दिया। अब यहां क्या करेंगे, अब केवीएल इक्वेशन है, जहां केसीएल था तो हर पॉइंट पर हम करंट बता रहे थे भाई। अब अगर ये केवीएल है तो हम क्या करेंगे, जितने एलिमेंट दिखेंगे उन सारे एलिमेंट के पास में मेरे को क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो ये कितने एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, हमने ब्रांच डिस्कस किया है, ठीक है ना। जितने ब्रांचेस हैं यहाँ पर, 3 ब्रांचेस 3 एलिमेंट, मतलब 3 ब्रांचेस हो गए आपके। अब तीनों ब्रांच के पास, तीनों ब्रांचेस के पास हमको वोल्टेज शो करना है। तो पहला ब्रांच वोल्टेज था ही, इसलिए कोई समस्या नहीं हुई और हमने V लिख दिया। अब समस्या आती है, यहाँ पर करंट ऐसे घूम के जाएगा, दूसरा एलिमेंट लगा है R1, तो दूसरा एलिमेंट जो R1 लगा है इसके पास में वोल्टेज लिखना है। तो किसी रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज कैसे लिखते हैं, तो हमने उसके लिए डिस्कस पहले ही कर लिया है, ओम्स लॉ, इसलिए मैंने उन सब चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ाया है, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज कैसे लिखते हैं, तो आपको मैंने बताया था, एक ट्रायंगल बताया था VIR, है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी रेजिस्टेंस के पास अगर वोल्टेज लिखना है तो V इक्वल्स टू I होता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो होता है, हम उसके लिए करंट चाहिए, उसके लिए रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसका करंट भी पता है और इसका रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है R1। तो ये इसका पूरा I इंटू R1 ही क्या होगा, वोल्टेज होगा इसके पास का। अब इसमें पॉजिटिव लगाएं कि नेगेटिव लगाएं, यहाँ पर कुछ साइन बना है क्या, कोई साइन प्लस माइनस का नहीं बना है। अगर कुछ नहीं बना है तो हम हमेशा उसको लेके चलेंगे पॉजिटिव। क्लियर है मेरे ख्याल से। तो हमने करंट घूम के आया और सबसे पहले माइनस को टच किया, तो हमने लिखा माइनस ऑफ V। फिर हम ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, किसी सर्किट में केवीएल लगा रहे होंगे तो केवीएल में हर एलिमेंट के पास में लिखना होता है मेरे को वोल्टेज। इसके पास का वोल्टेज एज इट इज पता था V, इसके पास का वोल्टेज रेजिस्टेंस है R1, वोल्टेज क्या होगा, तो किसी रेजिस्टेंस के पास का जो वोल्टेज होता है वो I इंटू R होता है। तो यहाँ पर R नहीं R1 था रेजिस्टेंस, इसलिए I इंटू R1 लिखा। और प्लस माइनस कैसा हमने लगाया, तो कुछ भी साइन नहीं बना था, इसलिए बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर पॉजिटिव बना दिया। कुछ भी नहीं पता होगा तो प्लस बना देंगे हम। फिर हम घूम के ये हो गया, फिर ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ आ रहे हैं, तो जब ये भी रेजिस्टेंस है और इसके पास भी हमको वोल्टेज अगर लिखना होगा तो वोल्टेज के लिए चाहिए करंट और चाहिए रेजिस्टेंस, तो ये I इंटू R2 ये इसके पास का वोल्टेज हो गया। और साइन कुछ नहीं बना, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, पॉजिटिव। तो 3 एलिमेंट थे, 3 वोल्टेज हो गए आपके पास, और
टोटल वोल्टेज हमेशा क्या होता है किसी केवीएल में, वो होता है 0। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि V बराबर हो जाएगा I इंटू R1 और I इंटू R2। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि I इंटू R1 वोल्टेज है रेजिस्टेंस R1 के पास में और I इंटू R2 वोल्टेज है रेजिस्टेंस R2 के पास में। तो V बराबर V1 इंटू V2। ये इक्वेशन क्या कह रहा है? ये इक्वेशन कह रहा है कि जितनी एनर्जी यहाँ पर होगी, जितनी एनर्जी यहाँ पर होगी, वही एनर्जी ट्रांसफर होगी बाकी एलिमेंट्स में। इसलिए जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी जितने एलिमेंट लगे हैं। मतलब 220 वोल्ट का आपके घर में सप्लाई आ रहा है तो 220 वोल्ट ही घूमेगा आपके पूरे घर में, ठीक है ना, उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। बात आ रही समझ में? ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमने जितनी एनर्जी आप दोगे, जितनी एनर्जी आप दोगे वही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें? केवीएल लॉ में। दिख नहीं रहा क्या? जितनी एनर्जी आप दोगे उतनी ही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी केवीएल लॉ में। बात आ रही समझ में? ठीक। अच्छा, तो केवीएल इक्वेशन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल तो बहुत डिटेल में होता है, उसको हम अलग से करेंगे। तो मेरे ख्याल से केवीएल लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ समझ में आया होगा। केवीएल लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी क्लोज सर्किट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोज सर्किट, क्यों क्लोज सर्किट बोल रहे हैं? अगर यहाँ से सपोज करना कि ये ओपन कर देता हूँ मैं, तो क्या केवीएल अप्लाई होगा? सपोज यहाँ से ओपन कर दिया मैंने, यहाँ लिखा R1, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। सपोज मैंने यहाँ लगाया बैटरी, सॉरी, सॉरी, तो मैं सपोज मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो केवीएल होगा वो हमेशा क्लोज सर्किट में फॉलो होगा। तो सपोज क्लोज सर्किट में फॉलो होगा तो ये सपोज वोल्टेज दे दिया हमने और ये रेजिस्टेंस लगा दिया, या आप इसको ऐसे समझे, बहुत रेजिस्टेंस मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस, ये बल्ब के बेसिस से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आपको क्लियर होगा। ये सपोज बल्ब लगा दिया और मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लोज सर्किट में केवीएल अप्लाई होगा। अब सर कैसे क्लोज सर्किट में, ओपन सर्किट में नहीं होगा? तो देखो भाई समझ लो, अगर आपको डाउट आ रहा है तो ये सपोज B1 बल्ब है और ये B2 बल्ब है। अब सर्किट को ओपन कर दिया मैंने, तो भाई क्या होगा कि करंट अगर फ्लो करना चाह रहा है तो भाई करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा क्लोज सर्किट होना चाहिए। ये तो सर्किट ओपन हो गया आपका, और अगर ओपन हो गया तो ओपन सर्किट से करंट कभी जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा करंट। इसलिए सर्किट स्विच है तो स्विच को पहले क्लोज करना पड़ता है, ऐसे तब तो करंट फ्लो होता है, सर्किट कंप्लीट होगी तब तो। और जब सर्किट कंप्लीट होगी तब जाके आपका करंट फ्लो हो पाएगा। तो अगर यहाँ ओपन है, अगर ये ओपन है तो करंट की वैल्यू हो जाएगी क्या? अगर सर्किट ओपन है तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसके पास तो वोल्टेज ठीक है, बैटरी था तो वोल्टेज एज इट इज लिख दोगे। अगर ये रेजिस्टेंस इसका R1 होता तो अगर इसके पास वोल्टेज लिखना है तो ये करंट होता I इंटू R1। तो भाई इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाता? I इंटू R क्या हो गया? करंट क्या हो गया यहाँ पर? 0। G2 इंटू R1, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 हो गया, है ना। V1 सपोज इसके पास, और इसके पास का वोल्टेज अगर V2 होता तो इसको लिखेंगे I इंटू R2। तो इसके पास का भी करंट 0 इंटू R2, तो ये हो गया क्या? 0। तो इसके पास का वोल्टेज हो गया 0। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने 5 वोल्ट की बैटरी दी थी, तो आपने 5 वोल्ट की बैटरी दी और 5 वोल्ट की बैटरी देने के बाद ये इस बल्ब R1 में कुछ नहीं गया और बल्ब R2 में कुछ नहीं गया, इसमें भी कुछ नहीं गया। लेकिन गलत बात ना, आपने 5 वोल्ट दिया था ना, तो फिर इसमें कुछ जाना चाहिए, नहीं जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि जो केवीएल है वो हमेशा और हमेशा आपका क्लोज सर्किट में होगा, ना कि ओपन सर्किट में। बात आ रही समझ में? केवीएल लगाएंगे हमेशा क्लोज सर्किट में। अगर ओपन में लगा देंगे तो करंट तो 0, यहाँ भी 0, तो जितना दे रहा हो यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, तो हम केवीएल की बात ही नहीं करेंगे। तो होप करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योर शॉर्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है किससे? व्हाट इज केवीएल लॉ एंड व्हाट इज केसीएल लॉ। केवीएल होता है किरचॉफ्स का वोल्टेज से रिलेटेड जो भी नियम होगा वो किरचॉफ्स का केवीएल है, और करंट से जो रिलेटेड है वो केसीएल है। इसमें हम नोड की बात करते हैं, इसमें हम मेश की बात करते हैं, किसी क्लोज सर्किट में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं होप करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से केवीएल और केसीएल लॉ समझ में आ रहा होगा। अब एक बहुत छोटी सी चीज रह गई है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत कम आएंगे, लेकिन चांसेस तो कम है, तो मैं अभी न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करूंगा। न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका मैं भी बता देता हूं कि ये जो डीसी आपका चैप्टर यूनिट 1 है, यूनिट 1 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट। तो एक क्लास और लूंगा मैं डीसी सर्किट में, जिससे आपका डीसी सर्किट का जितना बेसिक रिलेटेड है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका एसी सर्किट, तो कल एक और क्लास लेंगे, इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो डलेगा जो लास्ट क्लास होगी डीसी सर्किट पे। उसके बाद हम उसका नेक्स्ट पार्ट जो है एसी सर्किट स्टार्ट करेंगे,
तो होप करता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। और जो वीडियो नहीं देख रहा है प्लीज़ वीडियो देखो, क्योंकि आपका मैकेनिकल का सब्जेक्ट है नहीं है, बहुत सारे बैक लगे हैं इस सब्जेक्ट में। तो प्लीज़ जैसा जैसा अगर वीडियो बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो आपको नोट्स बनाने में भी बाद में बहुत दिक्कत होने लग जाएगी। इसलिए कोशिश करो कि एक दिन में एक वीडियो, और कभी कभी रोज मैं इतना रेगुलरली वीडियो डाल भी नहीं रहा हूँ, 2 दिन में एक वीडियो डलता है। तो इसलिए ये इसलिए डल रहा है कि आप उसको कवर कर पाओ। बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, धीरे से कुछ 1-2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा कि एक दिन में 2-2 वीडियो भी डलेंगे 1-1 घंटे के। तो वो कवर कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, फिर बाद में कुछ कवर नहीं हो पाएगा। बेसिक नहीं पढ़ोगे तो आगे एडवांस क्या पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी भी आधे घंटे के 4 वीडियो हैं, एक दिन में बैठोगे तो चारों वीडियो हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कर लो, क्योंकि इसके बाद इतनी एडवांस चीज़ें आएंगी तो आप कवर ही नहीं कर पाओगे। आगे पार्ट पीछे सपाट वाला सिनारियो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा हो जाएगा, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं तुम लोग को, बट मैं कोशिश करो कि मैं जो कह रहा हूँ पहले से इन सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में, अगर अभी भी नहीं देखे हो तो मैं भी बोलूँगा कि एक दिन बैठ जाओ, 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में सारा वीडियो खत्म हो जाएगा। एक बार वीडियो देख तो लो कि क्या चल रहा है, सीक्वेंस में देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा पहले वीडियो से। क्लियर? थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।